Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Moja Shankar from HIS, and today I am back with the analysis of Hindu newspaper of 7th of May 2024. तो आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और देखते हैं कि ये हमारे यूपीएससी जर्नी में कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है कि हमास ने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है। हमास इसराइल की जो वॉर चल रही थी उसमें से हमास ने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है, जो इजिप्ट और कतर प्रूव कर रहे थे। ठीक है, तो इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। मैपिंग देख लेंगे कि कैसे वेस्ट एशिया का मैप क्या है, और हमास के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ली जाएंगी। दूसरी चीजें हैं कि दूसरा आर्टिकल है कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के बारे में काफी अच्छा ये एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल आया था, उसको हम लोग देख लेंगे कि कैसे क्या है उसमें। ठीक है। और ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को फंडामेंटल राइट बनाया गया है, उस पे ये आर्टिकल है। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। काफी बढ़िया एनालिटिकल आर्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ इन तीनों आर्टिकल को आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी से डिस्कशन करते हैं खत्म। तो हमारा पहला आर्टिकल है कि हमास ने ना एक्सेप्ट कर लिया है सीज फायर। सीज फायर क्या होता है? युद्ध विराम। युद्ध विराम को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब युद्ध पे विराम लग सकता है, युद्ध रुक सकता है हमास और इसराइल के बीच में। और यह युद्ध रुकवाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? इजिप्ट का है और कतर का है। ये दोनों देश मिलके युद्ध पे लगाम लगाने के लिए जो एक प्रपोजल लेके गए थे उसको हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट इसराइल ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐसा भी नहीं कि इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया है, इसराइल बस अभी तक चुप है। येट टू कमेंट ऑन दिस डील। इसराइल ने अभी तक इस डील पे कोई कमेंट्स नहीं किए हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसराइल कमेंट नहीं करेगा? वी डोंट नो, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। लेट्स सी। क्योंकि इसराइल का जो सबसे बड़ा पार्टनर है यूएस, वो तो कब से कह रहा है कि भाई तुम अटैक मत करो रफा के ऊपर। बट इसराइल है कि वो तो अपना बदला लिए बिना छोड़ता नहीं है। यही वाली प्रॉब्लम यहाँ पे राइज हो रही है। अब ये जो बात है कि हमास ने जो सीज फायर एक्सेप्ट किया है, हमास ने कहा है कि स्टेज वाइज होगा। ठीक है। कैसे स्टेज वाइज होगा? कि हम लोग धीरे धीरे करके जो होस्टेजेस है इसराइल के, हमास के पास कुछ होस्टेजेस है इसराइल के। अब ये धीरे धीरे करके इन होस्टेजेस को छोड़ेगा और इसराइल से एक्सपेक्टेड है कि वो धीरे धीरे एरिया को छोड़ते जाए। जो भी एरिया पे इसराइल ने कब्जा कर रखा है अभी इस वॉर में, उन सारे एरिया को छोड़ते जाए। इस तरीके से इन लॉन्ग रन हो सकता है कि फिर चीजें नॉर्मलाइज हों। बट क्या सीज फायर के चलते वॉर रुक जाएगा? जी नहीं। सीज फायर जो है उसके चलते वॉर रुक जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मे भी रुक सकता है, मे भी नहीं। क्योंकि सीज फायर जो है ना वो एक तरीका है आपको युद्ध विराम देने का, एक पॉज है वो, अ काइंड ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ पॉज। बट इट इज नॉट नेसेसरली कि ये वॉर को रोक ही दे। इस चीज का ध्यान देना होगा दोनों देशों को, और बाकी जो भी ग्लोबल सुपर पावर्स है, इन सारे लोगों को मिलकर ये चीज को देखना होगा, ये चीज को कंफर्म कराना पड़ेगा कि सीज फायर हो ढंग से। अब हम लोग देखते हैं कि राफा कहाँ है। ये देखिए, ये जो इसराइल फिलिस्तीन का मैप है, इसमें ये जो कॉर्नर वाला, ये सबसे इस साइड वाला जो प्रोविंस, ये है राफा। इसका ये है ईस्टर्न राफा, जो अभी इवैक्यूएशन जोन में है। अब इसमें इजिप्ट इतना बीच में क्यों आ रहा था? क्योंकि इजिप्ट के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो जब रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो रही थी तो यहाँ से सारे लोग इजिप्ट में ही भाग रहे थे, इसलिए इजिप्ट का बीच में आना यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। ओके, दिस इज राफा। और ये न्यूज किसने छापी है? ये न्यूज छापी है, ये वाली फोटो जो है वो अल जजीरा की है। अल जजीरा जो है उधर साइड का वेस्ट एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में से एक है। ठीक है। अब दूसरा मैप हम लोग देख लेते हैं कि कतर कहाँ पे है। ये जो यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ में देश नजर आ रहा, ये देश है कतर के। ये पर्शियन गल्फ में जो आपको यहाँ पे मैंने राउंड कर रखा है, यहीं पे है ये वाला कतर। ये कतर है, आपको अब शायद ध्यान से दिख रहा हो, ये कतर है।
और दूसरा देश है यहाँ पे इजिप्ट। इन दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पे मीडिएशन करने का काम किया है और सीज फायर को करने के लिए हमास को मना लिया है। अब लेट्स सी जो हमारा यहाँ इसराइल है, इसराइल इस पे क्या डिसीजन लेता है, उस बेसिस पे ये युद्ध किधर जाता है, युद्ध खत्म होता है, चीजें स्टेबलाइज होती हैं या नहीं होती हैं, ये हम लोग समय के साथ देखेंगे। जो न्यूज आएगा वो आपको समय बताऊंगा और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके। अभी के लिए ये जो वेस्ट एशिया का मैप है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, पूरे वेस्ट एशिया का मैप। पर्शियन गल्फ हो, गल्फ ऑफ ओमान हो, रेड सी हो, मेडिटेरेनियन सी हो, यहाँ से पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और अभी इस बार आने के चांसेस और ज्यादा है, तो इसको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। So now moving on to next article, getting to a new level in India's online gaming sector। इंडिया का जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है, मतलब ऑनलाइन गेम मतलब क्या, पबजी, इन शॉर्ट ड्रीम 11। एक महादेव बेटिंग ऐप का भी नाम सुना होगा जिसके अंदर में भी शाहिद खान जेल गया है। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर, इसको अब नए लेवल पे हम लोग कैसे लेके जा सकते हैं, क्या क्यों लेके जाना है भाई इसको नए लेवल पे। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम है कि हम लोग अपने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को बढ़ाएं, उसकी ट्रेजेक्टरी को बढ़ाएं, उस इंडस्ट्री को बढ़ाएं, और उसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को हम लोग दूर कर पाएंगे किसी तरीके से। क्योंकि ये जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, ये क्रूशियल पार्ट प्ले करता है, प्ले करेगा डिजिटल इंडिया विजन में। ठीक है। क्योंकि ये जो ऑनलाइन गेम्स है ना, ये सिर्फ आपको लग रहा होगा कि एक तरीके का है कि पबजी है या महादेव वेटिंग ऐप हो गया जो जिसमें स्कैम कहा जा रहा है, या ड्रीम 11 हो गया, ये सब एक ही है, नहीं। ऑनलाइन गेम्स दो तरीके के होते हैं, एक स्किल बेस्ड गेम है और दूसरा गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब लक बेस्ड। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पबजी का एग्जांपल लूं, या वो एस्फाल्ट 8 एस्फाल्ट 9 लोग जो रेसिंग वाला गेम खेलते हैं, इस टाइप के गेम्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो गेम है ये एक स्किल बेस्ड गेम है। आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको आना चाहिए पबजी खेलने या एस्फाल्ट 8 खेलने, रेसिंग करने, फीफा खेलने, अदरवाइज आप नहीं खेल पाओ। जिनको नहीं आएगा वो हार रहे हैं। बट ये जो गैम्बलिंग है ना, ये लक बेस्ड गेम है, चांस बेस्ड गेम। ये हो भी सकता है कि आपको नहीं आता, वो आपने ड्रीम 11 पे 10 प्लेयर सेलेक्ट किए, 11 प्लेयर सेलेक्ट किए, उसमें से 6 8 9 10 चल गए। ये तो आपके, आपने इसमें क्या दिमाग लगाया। हाँ, कुछ आपको क्रिटिकल थिंकिंग होगा इसके पीछे, बट जो मेजर चीज है, वो मेजर चीज तो ये है ना कि उसमें चांस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये दो तरीके के गेम है। इन दोनों गेम्स के बारे में अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को अलग तरीके से देखना होगा। तो हम लोगों के देश में कैसा है कि अभी हम लोग प्लान जो कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग कि हमारे यहाँ पे गेमिंग सेक्टर और ज्यादा बूम करे, और इसके यहाँ पे बहुत अच्छा कंडीसिव एनवायरनमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी डेमोग्राफी है, यूथ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ कहानियां बहुत है। इंडियन माइथोलॉजी के बेसिस पे इसको हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे महाभारत पे गेम आ जाए, रामायण पे गेम आ जाए, पुराण पे गेम आ जाए, हनुमान जी पे गेम आ जाए। इस पे हम लोगों को और ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा। और वुमेन पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाना पड़ेगा, इनोवेशन इसमें बढ़ाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज की परसेप्शन ऑफ गेमिंग एज ए कैरियर को चेंज करना। क्यों? क्योंकि दो चीजें, एक तो गेमर्स हैं जो फुल टाइम गेमर्स हैं, उन लोगों, उन एक सोशल एक्सेप्टेंस उस लेवल पे नहीं है हमारे समाज में। और दूसरा जो उसके पीछे प्रोग्रामर्स हैं, क्योंकि जॉब भी तो जनरेट हो रहा है ना गेमिंग के चलते। इन दोनों चीजों को हमारे समाज में एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस दिलाने की जरूरत है। क्योंकि इंडिया में जो ये इंडस्ट्री है वो 28% से ग्रो करती है, 28%, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 23 के बीच में, जो कि अभी 33,000 करोड़ अपनी बन सकती है 2028 तक। ओके।
और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई, सारी चीजें इसमें आ रही हैं। इसके चलते डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इसमें बढ़ रहा है। पर इंडिया का टोटल ग्लोबल शेयर गेमिंग में ओनली 1.1% है, जबकि टोटली ग्लोबली ये 300 बिलियन का बिजनेस हो चुका है। ठीक है, 300 बिलियन का बिजनेस है, जो कि मूवी, म्यूजिक इंडस्ट्री सबको मिला भी देखो तो इतना बड़ा मार्केट नहीं। तो इसको बढ़ावा देंगे अगर हम, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोग एक सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे यूथ है, हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट है, उस पे आर एंड डी बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो फिर जो हमारे यहाँ पे टेक्निकल लोग हैं, वो लोग अगर इस चीज में ढंग से काम करें, 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी क्यों नहीं हमारी बन जाए। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए जो गेमिंग सेक्टर है, उस पर फोकस करना जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सिर्फ एक सेक्टर में काम नहीं हो रहा है, इंडिया जो है सर्विस हर तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। वर्ल्ड एनिमेशन में भी हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स। हमारे यहाँ पे अब देखिए नागराज जो पहले चला करता था, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, उस पे भी तो गेम बनाया जा सकता है। ठीक है, इन सारी चीजों पे हमारे यहाँ पे बहुत सारा इंडियन लोग काम कर रहे हैं, एनिमेशन में, विजुअल इफेक्ट में। वीआर का आपने नाम सुना होगा, वर्चुअल रियलिटी, उसकी इंडिया में काम हो रहा है। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं इस सेक्टर में। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होगा, वो इसमें मदद करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि नोडल मिनिस्ट्री की तरह काम करेगा। जैसे इंटर मिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन इसमें करने की जरूरत है। ठीक है, कि ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है वो मीडिया की मदद करे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन की मदद करेगा। कुल मिला के चीजें ढंग से हो जाएंगी। और हमारे यहाँ पे तो रूल्स बना ही दिए गए हैं, आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, जिसको फॉलो करके ये गेमिंग और ये सारी चीजें सेल्फ रेगुलेट अपने आप को कर सकती है। ठीक है, बट अभी के टाइम पे सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू क्या है कि ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो इस रूल 2021 आईटी रूल्स के अंडर में बन रही है, ये इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही। जो रूल्स बने हुए हैं वो पेंडिंग है, वो प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। और जो रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, उनके बने रहने का कोई फायदा है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है जब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। नीति आयोग का भी जो डिस्कशन पेपर आया था इसके ड्राफ्टिंग के लिए, वो भी सही से फॉलो नहीं हो रहा है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से। दो प्रॉब्लम्स हो गई। तीसरी प्रॉब्लम हो गया टैक्सेशन। 28% टैक्स कर दिया गया है गेमिंग के ऊपर, 28% टैक्स, जो कि बहुत ज्यादा है। 28% जीएसटी टैक्स कर दिया। पहले 18% था, सीधे 10% का जंप कराया गया। इसके चलते जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, वो भी मार खा रहा है। ठीक है, इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है हमारे। अब इससे फायदा क्या है? फायदा है कि हमारा सॉफ्ट पावर डेवलप करेगा, हमारे कल्चरल हेरिटेज को हम लोग इसके थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑडियंस का ध्यान अपने तरफ खींच सकते हैं, वुमेन का पार्टिसिपेशन करा सकते हैं इसमें, फॉस्टर। क्योंकि अब देखिए ये वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ पे सोच सकते हैं। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, कि आपको घर पे ही बैठ के इसको डेवलप करना है, या जिनको गेम खेलना है वो घर पे बैठ के भी गेम खेल सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन। तो उन लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेशन किया जा सकता है, अलग अलग डाइवर्सिटी से लोगों को लाके इंक्लूसिविटी का मैसेज दिया जा सकता है, एक बढ़िया टैलेंट पूल क्रिएट किया जा सकता है, जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल ऑनलाइन गेमिंग जो होती है, वहां पे जाके हमारे देश के लोग, लड़के लड़कियां जाके वहां पे कम्पीट करें और जीते, और बहुत सारे लेवल्स में जीतते भी हैं। क्या है, तभी जाके जो हमारा विजन है 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, तभी जाके ये विजन पूरा हो पाएगा। ओके, यही चीज इस आर्टिकल में लिखी थी, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि एक फ्यूचर परस्पेक्टिव की बात करो, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट।
मतलब आधे दिल से दिया हुआ क्लाइमेट चेंज का वर्डिक्ट। वैसा क्यों कह रहे हैं भाई हमारे जो राइटर्स हैं? क्योंकि इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो बना दिए, राइट टू लाइफ एंड इक्वलिटी के अंदर पे आपने क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट इसको बना तो दिया, और इसके चलते एक रे ऑफ होप भी आई, एक उम्मीद की किरण भी है कि जो हमारा इन्वायरमेंट वार्म अप हो रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा से, उसको हम लोग रोक सकते हैं। इसमें इस जजमेंट में ये पोटेंशियल तो है। जो हम लोगों के द्वारा गलत एक्शन है उनको अंडू किया जा सकता है, इसको मिटिगेट किया जा सकता है। बट क्या ये सच में तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा? क्योंकि इस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो फ्लॉज क्या है? एक तो अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कंजर्वेशन को लेकर बात थी, खैर वो चीज तो अलग हो। आप यहाँ पे पावर जनरेशन और क्लाइमेटिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और सोलर और विंड पावर पे फोकस करने की बात कर रहे हैं, along with the conservation of great Indian bustard। क्यों? क्योंकि हमारा कमिटमेंट था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट किया था 26 सीओपी में कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला देश बन जाएंगे। और हमारा जो 500 गीगावाट का जनरेशन होगा वो नॉन फोसिल सोर्सेज से होगा, जो कि 50% शेयर भी होगा हमारा। और जो कि 50% शेयर होगा हमारा वो रिन्यूएबल सोर्सेज से हो जाएगा 2030 तक। ये हमारा कमिटमेंट है, ये तीन हमारे मेजर कमिटमेंट्स हैं। ओके। बट जब आप सोलर और विंड एनर्जी की बात करते हो तो इसका सबसे बड़ा जो हमारे पास रिसोर्स सेक्शन है वो है गुजरात राजस्थान। और इस चीज के चलते ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करना सबसे पहले तो मुश्किल चीज है। दूसरी चीज, हमने नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स को जो कहा है, तो उसमें हाइड्रो भी आता है। हाइड्रो बनाने के लिए हमें मेगा डैम्स बनाने पड़ते हैं। पर ये जो मेगा डैम्स जब बनते हैं तो बायोडायवर्सिटी का उसके चलते हिमालयन रीजन में या कहीं पे भी लॉस होता है, कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, ये इशू है। दूसरा इशू है कि आप न्यूक्लियर पावर लगाने की बात करते हो, तो ये न्यूक्लियर पावर जब लगता है तो तब भी वहां से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है और सिक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है। सिक्रेसी के साथ साथ सबसे बड़ा डर जो है वो है कंटामिनेशन का। न्यूक्लियर वेस्ट के चलते इन्वायरमेंट कंटामिनेट ना हो। बिकॉज अगर कंटामिनेशन होगा तो हमारे इन्वायरमेंट पर और एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और न्यूक्लियर पावर की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हम चेरनोबिल का केस जानते हैं, ये भी एक डर है। अब यहाँ पे और क्या है कि मेगा सोलर पार्क्स जो आप बना रहे हो उसके चलते भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे पावागढ़ सोलर पार्क है कर्नाटका में। इसने बहुत सारी ग्रेजिंग लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड को ले लिया, जिसके चलते वाइल्ड लाइफ जो है वो अफेक्ट हुई। चांगता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में थी, वहां पे उसके आसपास में 13 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया, जिसके चलते 20,000 एकड़ का फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो था वो अफेक्टेड हो गया। जहाँ पे पश्मीना वुल बनता था वो एरिया पूरा अफेक्टेड हो गया। ओके। अब ये याद भी रखना है कि चांगता कहाँ पे था आपको? चांगता है लद्दाख में। और दूसरा ये क्या नाम था इसका, पावगड़ा सोलर पार्क, पार्क कहाँ पे है? कर्नाटका में। ये सब चीजें ध्यान में रखती है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके। और है यहाँ पे कि 14,000 एकड़ का जो चारी दांत कंजर्वेशन रिजर्व था कच्छ गुजरात में, इसके ये भी एक बर्ड एरिया था। और ये जो चीज हुई इसके चलते वहां का जो इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब हुआ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी ऐसा इशू क्रिएट होता है, मतलब अगर सोलर पावर प्लांट बन रहा है कहीं पे या कोई भी नॉन रिन्यूएबल, ये सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी वाला सोर्स से कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बन रहा है, तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता ही नहीं है, वो इससे एक्सक्लूडेड है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। उसका असेसमेंट प्रॉपर वे में नहीं होता है, और जब उसका असेसमेंट प्रॉपर वे में नहीं होता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस चीज पे ध्यान नहीं जाता है। और जब इस चीज पे ध्यान नहीं जाता है तो हो सकता है उससे ज्यादा नुकसान हो जाए एनवायरमेंट को। ये फ्लॉ है इसे।
इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उस पे तो फोकस बढ़ रहा है, बट कोल पे इन्वेस्टमेंट, कोल पे फोकस घट नहीं रहा है। कोल जो है वो कांस्टेंट है, वो अपना चलते जा रहा है। हम लोग कोल इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हम लोग कोल को माइन भी कर रहे हैं, और इस माइनिंग के चक्कर में जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, जो हमारे ट्राइबल वनवासी आदिवासी भाई बहन हैं, वो लोग जो इसके चलते अफेक्ट हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे। क्या ये सारा इसमें इशू था। अब ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव क्या है कि क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट जो है वो हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट होना चाहिए। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए भाई? तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए सबसे पहले कि डिसेंट्रलाइज करना होगा। ये रिन्यूएबल तो हम लोग सोलर पावर पार्क्स बना रहे हैं, इसके जगह रूफ टॉप पे ज्यादा फोकस करना है। अपने रूफ टॉप पे कर दिया, खेतों में नहरों के ऊपर कर दिया, नीचे जैसे नीचे नहर ऊपर सोलर टाइप की कोई योजना आप ला सकते हो, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करा सकते हो। इस चीज को आप कर सकते हो। कुकिंग गैस जो है, कुकिंग लाइटनिंग अदर एनर्जी यूज में आप सोलर को यूज करवा सकते हो, तो वैसे कोई स्कीम ला सकते हैं। ठीक है। जो वेस्टेज है एनर्जी का इन द इनएफिशिएंट ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन में वेस्टेज बहुत होता है, इस वेस्टेज को रोका जा सकता है। इवन हम लोग अपने लेवल पे जो हमारे घरों में वेस्टेज होता है इलेक्ट्रिसिटी का या फ्यूल का, इसको भी हम लोग रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें। ठीक है। वेस्टेज को कम कर सकते हैं, जो लग्जरियस यूज है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है। जो एब्सेंस ऑफ डिमांड मैनेजमेंट, डिमांड का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जो कहाँ से डिमांड आ रहा है और वहाँ सप्लाई कितनी जा रही है, क्योंकि अगर वहां पे ज्यादा सप्लाई चली जाएगी तो वो चीज बर्बादी होगी ना, वहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए ही नहीं, तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है बर्बाद हो, प्रॉपर स्टोरेज ना हो तो। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इंक्रीजिंग जूरिस्प्रूडेंस एंड यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ नेचर, इन दोनों चीजों पे हमें फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जूरिस्प्रूडेंस मूवमेंट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 30 कंट्री ने क्लाइमेट चेंज को अपना राइट मान लिया है, क्लाइमेट एक्शन को अपना एक लोगों का अधिकार माना है। और ये जो इंडिजिनस पीपल है, लोकल लोग हैं, वो लोग इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी इसमें खुल के पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंडिया एज अ कंट्री एंड वी एज अ इंडिविजुअल, दोनों लोगों को इसमें लगना चाहिए। तभी जाके एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हम लोग एक मूवमेंट क्रिएट कर पाएंगे टू प्रोटेक्ट आवर ओन एनवायरनमेंट विच इज नेसेसरी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू। अब जैसे केस हुआ था कि ये गंगा यमुना रिवर, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये दिया, रिकॉग्नाइज किया, राइट दिया उन लोगों को कि गंगा और यमुना रिवर का भी एक अधिकार होगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। क्यों स्टे लगा दिया भाई? क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस सेक्टर में, अदरवाइज एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, क्लाइमेट नहीं रहेगा सही तरीके से, तो कहीं भी आप डेवलप कर लो अपनी इकोनॉमी को, सस्टेन नहीं करने जा रहा। नेचर एक करवट लेगी, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। हम लोगों को और लेस डैमेज वे की तरफ जाना है, लेस डैमेजिंग वे की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे लग्जरी चीजें कम इस्तेमाल करनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, या जो भी ऐसे सोर्सेस है उनको ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश की जानी चाहिए हमारी ओर से। ठीक है। बट अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग का जो डेवलपमेंट है वो मेगा इंडस्ट्री के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, हम लोग इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसके चलते डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे निकोबार आइलैंड का एग्जांपल दिया है कि निकोबार आइलैंड में 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट एरिया था वो गवर्नमेंट ने ले लिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और वहां पे जो शेड्यूल ट्राइब्स रहते थे, जो ट्राइब्स थे, उन लोगों का जो राइट है उसका हनन हो गया, क्योंकि वो लोग तो आदमी ट्रेडिशनल इंडिजिनस तरीके से रहते थे।
उनका रहने का अपना एक अलग ढंग था, वो वायलेट हुआ। और उसके वायलेशन के चलते इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं क्या, उन लोगों की जो दैनिक दिनचर्या थी, उन लोगों की जो डेली लाइफ थी, वो affect हो रही, जो कि एक कोर्ट ऑर्डर का भी वायलेशन है और ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट का भी वायलेशन है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें प्रोजेक्ट्स को री एग्जामिन करना चाहिए, उनका एनवायरमेंटल असेसमेंट करना चाहिए, तभी जाके ये जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट अपने हार्ट एंड सोल में पाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आर्टिकल खत्म होता है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल फिर इसी टाइम पे आपके साथ कल के न्यूज़पेपर के डिस्कशन को लेके मिलूंगा। तब तक के लिए साइनिंग आउट, उदय शंकर, हैव अ ग्रेट डे।